हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? मैं चैप्टर 4 किया था टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, तो आज मैं चैप्टर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट करना है। ओके, सो चैप्टर नंबर 7 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में, दैट इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो है वो एक मॉडल था जिसमें तमाम स्टेट ऑफ मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उससे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हुए थे, और इन्हीं बेसिक पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की जो है वो प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास बेसिकली तीन पोस्टुलेट्स मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि एवरी स्टेट ऑफ मैटर is made up of tiny particles known as molecules। अब मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर मीन्स के एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस और दैट हैज़ वॉल्यूम। अगर किसी सब्सटेंस के पास ये दो चीज़ें हैं कि उसके पास मास मौजूद है, उसके पास वॉल्यूम मौजूद है, तो उसे हम मैटर कहते हैं। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ये कहता है कि तमाम स्टेट ऑफ मैटर, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, जिसमें बेसिक्स हमारे पास तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सो तमाम स्टेट ऑफ मैटर के अंदर जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, तमाम स्टेट ऑफ मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलके बनी है, और उस टाइनी पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट पॉस्टुलेट था काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल का। सॉलिड को अगर हम देखें तो सॉलिड भी टाइनी पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं और उनसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। इसी तरह से लिक्विड को और गैसेस को देखें तो लिक्विड और गैसेस भी टाइनी पार्टिकल से मिलके बनी है, और उन टाइनी पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसी तरह से सेकेंड पोस्टुलेट जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल का है, वो ये कहता है कि एवरी मॉलिक्यूल इज इन कंटिन्यूस मोशन। कि चाहे वो मॉलिक्यूल सॉलिड का हो, चाहे वो मॉलिक्यूल लिक्विड का हो, या वो मॉलिक्यूल गैस का हो, चाहे किसी भी स्टेट का मॉलिक्यूल हो, वो मॉलिक्यूल हमेशा कंटिन्यूस मोशन में रहता है। कंटिन्यूस मोशन का मतलब क्या है? कंटिन्यूस मोशन मीन्स कि ऐसा मोशन जो कि हमेशा रहे, ऐसा मोशन जो कि कभी भी रुके ना या कभी भी ख़त्म ना हो। जिसे अगर हम डेली लाइफ में देखते हैं, तो डेली लाइफ में जितने भी मोशन होते हैं वो कंटिन्यूस नहीं होते। वो एक सर्टेन टाइम के बाद जो है वो या तो हम स्टॉप कर देते हैं, या बॉडी जो है वो खुद ब खुद स्टॉप हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक स्विंग को अगर हम स्विंग करके रिलीज़ कर दें, तो वो स्विंग जो है वो वाइब्रेटरी मोशन परसिस्ट करता रहेगा। जब अगर हम उसे स्टॉप नहीं करते तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो स्विंग खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक बॉल को ग्राउंड के ऊपर रोल करते हैं, तो वो बॉल जो है वो एक सर्टेन टाइम तक जो है वो रोल करेगा। उसके बाद जो है एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बॉल रुक जाएगा। तो इसका मतलब ये जो मोशन है वो सारे कंटिन्यूस मोशन या हमेशा के लिए होने वाले मोशन नहीं है। जबकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के, वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं। और चाहे वो मॉलिक्यूल सॉलिड का हो, चाहे वो मॉलिक्यूल लिक्विड का हो, या वो मॉलिक्यूल गैस का हो, ये मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में रहते हैं। सो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल सॉलिड का हो, तो सॉलिड का मॉलिक्यूल हमेशा अपनी फिक्स पोजीशन पे रहते हुए वाइब्रेटरी मोशन परसिस्ट करता है।
जबकि जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है, लिक्विड के मॉलिक्यूल के अंदर भी वाइब्रेटरी मोशन होता है, बट साथ साथ लिक्विड के मॉलिक्यूल वाइब्रेट होने के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी करते हैं और अपनी पोजीशन चेंज भी कर लेते हैं। जबकि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, अपनी पोजीशन पे रहते हुए वाइब्रेट करता है, वाइब्रेटरी मोशन पजेस करता है। इसी तरह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उन गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर भी जो है वो मोशन होता है और वो मोशन कहलाता है रैंडम मोशन। सो तमाम स्टेट ऑफ मैटर में तमाम मॉलिक्यूल्स हमेशा कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटिंग मोशन में और साथ साथ एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी करते हैं और उनकी पोजीशन मॉलिक्यूल्स की चेंज होती रहती है। सिमिलरली जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वो रैंडम मोशन पजेस करते हैं और ये इनका मोशन जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये मोशन बॉडी के अंदर हमेशा रहता है। इसी तरह से तीसरा जो पॉस्टुलेट है वो कुछ इस तरह से है कि एवरी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट एवरी अदर मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो सॉलिड का मॉलिक्यूल हो, चाहे वो लिक्विड का मॉलिक्यूल हो, या वो गैस का मॉलिक्यूल हो। हर मॉलिक्यूल सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का वो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। तो ये तीन बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं और इन तीन बेसिक पॉस्टुलेट्स की मदद से हम सॉलिड, लिक्विड और गैस इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। ये क्लियर है पहला टॉपिक जिसमें हमने तीन पॉइंट्स डिफाइन किए, पोस्टुलेट्स डिफाइन किए काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के। यहाँ तक क्लियर है? डिफाइन करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को। सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करो, क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉलिड की? सॉलिड्स के पास फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। सॉलिड के पास जो शेप है इट इज़ फिक्स्ड, इट हैज़ फिक्स्ड शेप, और इसका जो वॉल्यूम है इट इज़ ऑल्सो फिक्स, वॉल्यूम फिक्स, बिल्कुल ठीक है। और सॉलिड मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। मॉलिक्यूल जो है वो उसके अंदर टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल सही है। और प्रॉपर्टीज सॉलिड की? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस। बिल्कुल सही है कि सॉलिड्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इसके अलावा सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन पर। बिल्कुल सही है, सॉलिड के मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट एट फिक्स पोजीशन और मीन पोजीशन, बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी या पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूल्स हैव वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। मॉलिक्यूल, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा वो बहुत ही कम होती है बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस खुद ब खुद कम हो जाती हैं या वीक हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ बताओ।
लिक्विड के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती है। वहाँ स्पेसेस जो है वो ज़्यादा होता है। तो जिस तरह हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि सॉलिड को हमने कहा था कि उनका जो शेप है वो फिक्स्ड होता है, जबकि लिक्विड के अंदर हम ये कह सकते हैं इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप। कि लिक्विड का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता। और फिक्स क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ लेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होती हैं लिक्विड्स के अंदर, इसीलिए जो इनका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता। इसी तरह से इनके वॉल्यूम की बात करें तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स रहता है। ऑल्दो लिक्विड हैज़ नो फिक्स शेप, बट उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स रहता है। इसी तरह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आर लूजली बाउंड। मॉलिक्यूल जो है वो लूजली बाउंडेड होते हैं, और लूजली बाउंड होने की वजह से ही मॉलिक्यूल्स अपनी स्पेस को पोजीशन को चेंज कर सकते हैं वाइब्रेट करते करते, और मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकते हैं। लूजली बाउंड होने की वजह से ही लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं फ्लूइडिटी। लिक्विड जो है वो आसानी से फ्लो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स और बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर लूजली बाउंडेड। सो अगर हम जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो लिक्विड्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक होती है। दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होने की वजह से ये ऊपर वाली तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती हैं कि दे आर लूजली बाउंड और उनके पास कोई फिक्स शेप नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के मोशन की बात करें तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका भी मोशन जो है वो वाइब्रेटरी होता है। दे वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन, बट साथ साथ दे कैन ईजीली स्लाइड ओवर वन अनदर। वो वाइब्रेटरी के साथ साथ जो है वो स्लाइड करते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे स्लाइड हो सकता है आसानी से। और इसी की वजह से बॉडी के अंदर या लिक्विड्स के अंदर फ्लो करने की एबिलिटी आ जाती है। मॉलिक्यूल्स हैव वाइब्रेटरी मोशन एंड दे हैव द एबिलिटी टू स्लाइड ओवर वन अनदर। उसके बाद अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करें तो जैसे ऊपर हमने कहा कि दे आर लूजली बाउंड, इट्स मीन कि इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है। इंटरमोलिकुलर स्पेसेस आर ग्रेटर दैन सॉलिड्स। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ओके। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह से हम गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। इसी तरह से गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को हम पॉइंट आउट करें तो गैसेस के पास जो है वो कोई फिक्स शेप नहीं होता। दे हैव नो फिक्स्ड शेप। और चूँकि वॉल्यूम गैसेस के पास शेप फिक्स नहीं होता, इसीलिए इसी वजह से उनका जो वॉल्यूम है नो फिक्स्ड वॉल्यूम। कि गैस को हम जिस भी कंटेनर के अंदर पोर करेंगे या पुट करेंगे, गैस वो पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगी। गैस जो है वो लिक्विड या सॉलिड की तरह नहीं होती कि जितना उसका वॉल्यूम होता है उतनी ही स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले और बाकी स्पेस खाली रहे। गैस की ये प्रॉपर्टी है कि गैस को जितनी भी स्पेस देंगे हम, जितना भी वॉल्यूम देंगे गैस को, गैस वो सारा का सारा वॉल्यूम, वो सारी की सारी जगह जो है वो आसानी से ऑक्यूपाई कर सकती है। इसी तरह से रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो गैसेस के अंदर जो है वो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके मोशन को देखें तो मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो रैंडम होता है। वो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। और बॉडी रैंडम डायरेक्शन में मूव होने का रीज़न ये है कि बिकॉज जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं
intermolecular forces are too weak. बहुत ही वीक होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर जो स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. इंटरमोलिकुलर स्पेसेस आर टू लार्ज. फोर्सेस बहुत ही वीक होती है और इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से गैस का ना तो कोई फिक्स शेप होता है, ना ही गैसेस का कोई फिक्स वॉल्यूम होगा. इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी गैस की जो कि सॉलिड्स के अंदर नहीं होती, दैट गैसेस आर कंप्रेसिबल. गैसेस जो है वो इजीली कंप्रेसिबल होती हैं. हम गैसेस को कंप्रेस करके किसी भी दूसरे शेप या किसी दूसरे साइज के कंटेनर के अंदर पुट कर सकते हैं. हम सेम अमाउंट ऑफ गैस को लेस स्पेस के अंदर और उसी सेम अमाउंट ऑफ गैस को एक लार्ज स्पेस के अंदर आसानी से पुट कर सकते हैं, बिकॉज उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर स्पेसेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि गैस आसानी से एक कंटेनर के अंदर जिसका वॉल्यूम बहुत ही कम हो उसके अंदर भी हम आसानी से उस गैस को पुट कर सकते हैं. जैसे लास्ट मैंने प्रॉपर्टी लिखी दैट गैसेस आर कंप्रेसिबल, बट सॉलिड और लिक्विड को अगर हम देखें तो सॉलिड और लिक्विड जो है वो कंप्रेसिबल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ गैस कंप्रेसिबल होती है, बिकॉज सॉलिड और लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम उनको फर्दर कंप्रेस करके और ज़्यादा करीब ला सकें. ये प्रॉपर्टीज क्लियर है सॉलिड लिक्विड और गैस की. गैस की एक और प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी काफ़ी हाई होती है और वो कंटेनर के वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. बिल्कुल सही है, ये भी एक प्रॉपर्टी है गैस के मॉलिक्यूल्स की कि वेलोसिटीज़ को अगर हम कंपेयर करें सॉलिड लिक्विड और गैसेस की, सो वेलोसिटी ऑफ सॉलिड, velocities of molecules of liquid and velocities of molecules of gases. So सबसे ज़्यादा जो velocity होती है या speed होती है molecules की, वो गैस के molecules की होती हैं. और गैस के molecules इतनी हाई स्पीड से मूव करते हैं कि जब वो कंटेनर की वॉल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक करने से जो है वो गैस का प्रेशर जनरेट होता है. बिल्कुल सही है. इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी या पॉइंट ध्यान में है? नहीं, यही है. इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी याद है? यही है प्रॉपर्टीज. ओके, सो आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके बाद हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के बाद? नेक्स्ट टॉपिक डेंसिटी है. डेंसिटी. अच्छा, डेंसिटी से पहले एक और टॉपिक होगा, देखो. डिस्क्राइब द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. डिस्क्राइब प्लाज्मा एज द फोर्थ स्टेट ऑफ हाँ, मैटर. डिस्क्राइब प्लाज्मा एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. प्लाज्मा एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. अभी हमने जो है वो तीन स्टेट्स की बात की, दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो ये तीन बेसिक स्टेट्स होती हैं जो कि अर्थ पे मोस्टली एग्जिस्ट करती हैं. तो अगर पूरे यूनिवर्स की बात करें तो पूरे यूनिवर्स के अंदर ये तीन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये तीन स्टेट तो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर एग्जिस्ट करती है. जो मोस्टली अकर्ड स्टेट है पूरे यूनिवर्स के अंदर, सो दैट इज द प्लाज्मा.
सिर्फ अर्थ के ऊपर अगर हम देखें तो सिर्फ अर्थ के ऊपर तो हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस ही दिखेगा। मोस्टली जो है वो ये तीन स्टेट ही नज़र आएंगी। बट अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें तो पूरे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस नहीं है, बल्कि मोस्टली मटेरियल जो कि पूरे यूनिवर्स में मौजूद है वो प्लाज्मिक स्टेट के अंदर होता है, और इस स्टेट को हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। सो आप देखते हैं कि हम जो है वो प्लाज्मा क्या होता है और किस तरह से फॉर्म होता है। सो लेट से अगर हम जो है वो एक आइस क्यूब ले लेते हैं, और ये जो आइस है हमारे पास वो सॉलिड स्टेट के अंदर है। अगर हम आइस को हीट करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा, ये आइस जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद इसके जो पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। और वेलोसिटी इंक्रीज होते होते एक ऐसा टाइम आता है जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये आइस अब स्टार्ट हो जाएगा मेल्ट होना। मेल्ट होने के बाद फिर ये अब हमारे पास एग्जिस्ट करेगा इन द अदर स्टेट दैट इज नोन एज वाटर। वाटर अब हमारे पास एग्जिस्ट करेगा जिस जो को हम कहते हैं दिस इज द लिक्विड स्टेट। सो सॉलिड स्टेट से जब हम लिक्विड स्टेट के अंदर आते हैं, तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट के अंदर आने में हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज हीट। विदाउट हीटिंग या विदाउट एब्जॉर्बिंग द हीट, मॉलिक्यूल्स सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर नहीं आ सकते। सो अब मेरे पास लिक्विड मौजूद है जो मेरे पास प्रीवियसली आइस क्यूब की फॉर्म में था। अब अगर मैं इसको फर्दर हीट करता हूं तो फर्दर हीट करने से क्या होगा, हीट करने से इस वाटर का टेम्परेचर राइज होता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब ये वाटर शुरू हो जाएगा स्टार्ट बॉइलिंग। जैसे ही वाटर जो है वो बॉईल होना स्टार्ट होगा, तो इट्स मीन अब ये जो लिक्विड स्टेट है वो कन्वर्ट हो रही है गैस के अंदर या वेपर्स के अंदर। सो अब ये जो मेरे पास वाटर वेपर्स मौजूद हैं या जो सिंपल वेपर्स हैं, ये अब लिक्विड स्टेट के अंदर नहीं है, बिकॉज बॉइलिंग का प्रोसेस हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया है। तो अब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होने लग जाएंगे गैस के अंदर। अगर जैसे मैंने पहले कहा कि हम तीनों स्टेट्स की जो वेलोसिटीज़ हैं मॉलिक्यूल्स की उसको कंपेयर करें, तो यहाँ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड या वेलोसिटी है वो कम थी। हमने हीट किया तो बॉडी के मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो गई, और फर्दर हीट करने से मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, वेलोसिटी है, वो और ज़्यादा इंक्रीज होती गई। तो अब मेरे पास जो है वो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को तो जब हम हीट करते हैं तो वो आ जाते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को जब हमने हीट किया तो वो आ गए गैशियस स्टेट के अंदर। तो अब गैस के मॉलिक्यूल्स को जब हम फर्दर हीट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स ये सारे जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। सारे मॉलिक्यूल जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में रेंडमली मूव करते हैं। तो और इनकी अगर वेलोसिटीज़ देखें तो यहाँ गैस के अंदर जो वेलोसिटीज़ हैं ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी हाई। इन मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है, बिकॉज ये गैसियस स्टेट के अंदर है, तो इनकी जो वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो होता कुछ इस तरह से है कि ये हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूल या फिर हाई वेलोसिटी वाला मॉलिक्यूल जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करता है, जब ये दोनों एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड करने से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। और एनर्जी ट्रांसफ़र करने से क्या होता है, हमें पता है हर एटम या मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। सो एक एटम या मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइक करने से उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, और ये एनर्जी ट्रांसफ़र करने से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल जो पहले न्यूट्रल था,
टकराने से दो मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन से उसके पास इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने मॉलिक्यूल को या एटम को स्किप करके बाहर निकल जाता है। सो अब जो मेरे पास मॉलिक्यूल था वो अब न्यूट्रल नहीं रहा, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन एक इजेक्ट हो गया, तो अब वो मेरे पास फॉर्म कर लेता है आयन। अगर इसी तरह से फर्दर कोलिजन होते रहे, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को या एक आयन दूसरे आयन को जब टकराती है, टकराने से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और उसमें से इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज एजेक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। सो अब उसी कंटेनर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं जो कि कोलिजन की वजह से एमिट होते गए। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को टकराएगा, ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को टकराएगा। इस तरह से कोलिजन होते होते एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और उस मॉलिक्यूल के अंदर से सारे इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकल जाते हैं और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से और बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से उसी गैस के कंटेनर के अंदर मूव करते रहते हैं। सो अब पहले जो मेरे पास गैशियस स्टेट थी, उस गैशियस स्टेट के अंदर सारे के सारे जो है वो मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। बट जब हमने उसको फर्दर हीट किया तो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एक करके निकलते गए और बिल्कुल आखिर में एट लास्ट हमारे पास क्या बचा, इस पूरे गैस के कंटेनर के अंदर अब हमारे पास न्यूक्लियाई बचे और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बचे। न्यूक्लियाई कहाँ से आए हमारे पास, कि वो जो मॉलिक्यूल था, उस मॉलिक्यूल के जब सारे इलेक्ट्रॉन्स उस मॉलिक्यूल्स में से निकल गए, तो अब हमारे पास उस मॉलिक्यूल में वो मॉलिक्यूल नहीं रहा, अब वो हमारे पास एक आयन बन गई और उसके सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी वहाँ पर कंटेनर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो कंटेनर के अंदर जहाँ मेरे पास पहले गैस थी, अब मेरे पास जो है वो इस चीज़ का एक मिक्सचर बन गया, जो कि पहले गैस गैस थी, गैसियस स्टेट थी। अब मेरे पास मॉलिक्यूल्स ब्रेक होने के बाद एक मिक्सचर फॉर्म हो गया न्यूक्लियाई का और वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का। ये वाली जो हमारी स्टेट है जिसमें ढेर न्यूक्लियाई मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इस स्टेट को हम कहते हैं, दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड दिस इज नोन एज प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा की डेफिनेशन भी है कि इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन विच इट इज देयर इज अ मिक्सचर ऑफ न्यूक्लियाई एंड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया कि प्लाज्मा किस तरह फॉर्म होता है और प्लाज्मा की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि a gas that occurs in its ionic form. बिल्कुल सही है कि अब उसको हम देखो गैस नहीं कहेंगे, गैस जो है वो प्रीवियस स्टेट थी। जैसे अगर आइस जब मेल्ट हो गया तो मेल्ट होने के बाद जो है वो उसके अंदर वाटर मौजूद है, तो अब हम जिस तरह वाटर को सॉलिड नहीं कह सकते, बिल्कुल इसी तरह से बॉईल होने के बाद जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड, तो उसको फिर हम लिक्विड नहीं कहेंगे, फिर हम उसको गैस कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जब गैस को फर्दर हीट करते हैं तो हीट करने के बाद जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स के तमाम इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो जाते हैं और नॉकआउट होने के बाद हमारे पास एक मिक्सचर फॉर्म हो जाता है सिर्फ न्यूक्लियाई का और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का। तो इस स्टेट को हम जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के नाम से कॉल करेंगे कि दिस इज दी प्लाज्मा। दूसरी बात तुम्हारी सही थी कि इस स्टेट ऑफ मैटर को हम कहते हैं दिस इज दी आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। हम इसको आयोनिक स्टेट ऑफ गैस नहीं कहेंगे, बिकॉज अब ये मेरा हमारे पास गैस नहीं है, अभी हमारे पास प्लाज्मा की स्टेट में आ गई है, प्लाज्मा फॉर्म हो चुका है। सो इसको हम जो है वो आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर कहेंगे। अब आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर क्यों कह रहे हैं, देखो प्रीवियस जो तीनों स्टेट्स थी ना मैटर की, उन तीनों स्टेट्स के अंदर मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल फॉर्म के अंदर मौजूद थे।
उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई चार्ज या एटम्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जबकि इस स्टेट के अंदर, प्लाज्मिक स्टेट के अंदर, मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल नहीं होते, बल्कि मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं। और कैसे ब्रेक डाउन हुए मॉलिक्यूल्स, वो अभी मैंने यहाँ पे गैस की एग्जांपल लेके समझाया कि जब हम गैस को हीट करते हैं तो गैस को हीट करने से मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और एक दूसरे को टकराने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके निकलना शुरू हो जाते हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन उस गैस के मॉलिक्यूल्स के निकल गए तो हमारे पास एक मिक्सचर फॉर्म हो जाता है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ बेयर न्यूक्लियाई एंड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो अब हम इस स्टेट को गैस के बजाय फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, दैट इज नोन एज प्लाज्मा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि दिस इज द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, जबकि बाकी तीनों स्टेट जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, उसमें आइंस नहीं होती। दूसरी बात ये कि दिस स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज द मोस्ट कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर। मोस्ट कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। बिल्कुल सही है। ये जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ये मोस्ट कंडक्टिंग स्टेट होती है, बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। सो कंडक्टर्स को हम डिफाइन करते हैं कि वो सब्सटेंस दैट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, तो उनको हम कंडक्टर कहते हैं। और कंडक्टर में हमें पता है कि जो मेटल्स हैं, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और मेटल को हम गुड कंडक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि मेटल्स के पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बिल्कुल सही है, मेटल्स के पास जो है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लाइक सोडियम आयन जब फॉर्म होगी, तो सोडियम आयन के पास जो है वो एक, सॉरी सोडियम नहीं, वो ले लेते हैं हम, लाइक एल्यूमिनम। एल्यूमिनियम जब आयन फॉर्म करता है तो एल्यूमिनियम के पास जो है वो 3 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिसको वो लूज कर देता है। इसी तरह से सोडियम को देखें तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, जिससे वो लूज करके Na+1 बना देता है। इसी तरह से मैग्नीशियम, जिसके पास 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको वो लूज करके +2 आयन बना देता है। तो ये वो मेटल्स हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 के पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, और ग्रुप 3 के हर एटम के पास जो है वो 3 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सो यहाँ अगर हम देखें कि कंडक्टिंग का मतलब होता है फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतनी ज्यादा कंडक्टिंग स्टेट कहलाएगी। तो यहाँ जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं, दैट इज प्लाज्मा, तो इस प्लाज्मा के अंदर तो सारे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली बिल्कुल फ्री होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स ही मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इस स्टेट ऑफ मैटर को मोस्ट कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। बाकी जिन कंडक्टर्स को हम कंडक्टर्स कह रहे हैं, उनके पास एक एटम में या तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, या तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, या 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि प्लाज्मिक स्टेट के अंदर पूरा मॉलिक्यूल ही ब्रेक हो चुका होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग हो चुके होते हैं, सिर्फ न्यूक्लियाई और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी वजह से हम प्लाज्मा को कहते हैं दिस इज द मोस्ट कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर। साथ साथ अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें कि वेयर डज दिस स्टे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट, सो प्लाज्मा एक्चुअली एग्जिस्ट करता है आउटर यूनिवर्स के अंदर मोस्टली। और अगर हम सन का मटेरियल देखें कि जिस चीज़ से मिलके बना हुआ है सन, सन ना तो सॉलिड है, सन ना तो लिक्विड है, और ना ही सन जो है वो गैस से मिलके बना हुआ है। सन के जो कोर है, उस कोर के अंदर जो स्टेट एग्जिस्ट करती है, बिकॉज वहाँ कोर ऑफ द सन के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो सन जिस मटेरियल से या जिस मैटर से मिलके बना हुआ है, दिस इज दी प्लाज्मिक स्टेट। बिल्कुल इसी तरह से जो स्टार्स है, तमाम स्टार्स सॉलिड के बने हुए नहीं हैं, लिक्विड के नहीं हैं, गैस से मिलके नहीं बने हुए, बट दे आर मेड अप ऑफ
fourth state of matter that is known as plasma. Similarly, अर्थ के ऊपर अगर हम देखें कि where does the plasma exist, so जो फ्लेम होती है जब हम बर्नर को बर्न करते हैं या फिर किसी भी चीज़ को हम बर्न करते हैं, तो बर्न करने से वहाँ जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है, वहाँ जो फ्लेम फॉर्म होती है, वो असल में जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं. तो यहाँ तक सब समझ आ गया. क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो इस फोर्थ स्टेट ऑफ प्लाज्मा के बाद टॉपिक क्या था? डेंसिटी. डेंसिटी। ओके, सो डेंसिटी जो है वो एक और टर्म है, और हम देखते हैं कि हम डेंसिटी को जो है वो कब यूज़ करते हैं या फिर क्यों यूज़ करते हैं. तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो कंपेयर किया कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उसके अंदर हमने देखा कि सॉलिड के पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड होते हैं. उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं. जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को देखें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं या जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है. जबकि अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को देखें तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और फोर्स चूँकि जो है वो उनके दरमियान बहुत वीक होती है. सो लेट सपोज अगर हम जो है वो 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस ले लें किसी चीज़ का, और 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस हम सॉलिड स्टेट का ले लें, या 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस हम लिक्विड का ले लें, या हम 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस गैशियस स्टेट का ले लें. लाइक फॉर एग्जांपल सॉलिड में हमारे पास आइस हो गई, लिक्विड के अंदर हमने उसी स्टेट को लिक्विड में ले लिया वाटर, और गैस के लिए हमने जो है वो उसी स्टेट या उसी सब्सटेंस को ले लिया गैशियस स्टेट के अंदर. 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में ले लिया, तो इन तीनों का जो मास है वो बिल्कुल बराबर है. मैंने आइस 1 किलोग्राम, वाटर 1 किलोग्राम और वेपर्स ले लिए गैशियस स्टेट के अंदर 1 किलोग्राम. तीनों का जो मास है वो बिल्कुल बराबर होगा बिकॉज दे आर 1 किलोग्राम. और मास का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इन तीनों का मैंने जो है वो सेम मास ले लिया, और सेम मास का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल सेम है. सो इन तीनों के अंदर फिर फर्क क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस का तो फर्क होता है. अगर फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये तीन स्टेट 1 1 किलोग्राम में रखी है, तो मैं मुझे और क्या मेन डिफरेंस नजर आएगा इन तीनों में? अगर सॉलिड में होगा तो उसके पास फिक्स शेप होगा, लेकिन लिक्विड और गैस के पास नहीं होगा। बिल्कुल सही है कि अगर मेरे पास तीनों स्टेट का 1 1 किलोग्राम मौजूद है, तो इन तीनों में जो मेन डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा होगा वो ऑब्वियसली शेप का ही होगा. साथ साथ सॉलिड जो है वो बहुत ही कम स्पेस के अंदर आ जाएगा 1 किलोग्राम, जबकि जो लिक्विड है वो सॉलिड से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, जबकि जो 1 किलोग्राम वेपर्स होंगे वो उससे भी ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे. तो क्योंकि इन तीनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बराबर हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सॉलिड के अंदर भी 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक लेट सपोज लिक्विड के अंदर भी 10,000 मॉलिक्यूल्स और गैस के भी 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं. बट सॉलिड के मॉलिक्यूल्स चूंकि बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं, इसलिए वो 10,000 मॉलिक्यूल्स कम जगह को घेरेंगे और कम जगह के अंदर आसानी से आ जाएंगे.
जबकि अगर हम लिक्विड को देखें तो लिक्विड के अंदर स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, तो वो सॉलिड से ज़्यादा स्पेस को या सॉलिड से ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। इसी तरह गैस के जो स्पेसेस हैं, गैस की जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। तो असल में तो अगर तीनों के मॉलिक्यूल को देखें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिल्कुल बराबर हैं। तीनों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सारे सेम है। सॉलिड आइस है तो उसका भी मॉलिक्यूल H2 होगा। लिक्विड अगर वाटर के फॉर्म में मौजूद है उसका मॉलिक्यूल भी H2O होगा। और गैस के अंदर मौजूद है तो गैस का भी जो मॉलिक्यूल है वो H2O ही होगा। बट तीनों में जो मेन डिफरेंस होगा वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस का होगा। बिल्कुल इसी तरह से एक और एग्जाम्पल या कंपैरिजन कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 किलोग्राम आयरन मौजूद हो और मेरे पास 1 किलोग्राम ऑफ कॉटन मौजूद हो, तो क्या फर्क होगा दोनों में? 1 किलोग्राम आयरन ज़्यादा हैवी होगा एज कम्पेयर टू दोबारा बताओ क्या फर्क होगा? 1 kg आयरन ज़्यादा हैवियर होगा एज कम्पेयर टू कॉटन। नहीं, आयरन जो है वो हैवी नहीं होगा, ना कॉटन हैवी होगा। ये दोनों जो है वो बिल्कुल बराबर होंगे। दोनों में से कोई भी हैवी नहीं है, ना कोई लाइट है। दोनों का जो है वो मास सेम है, बोथ हैव सेम मास। दोनों का मास बिल्कुल सेम है, दोनों का मास बिल्कुल बराबर है। तो इन दोनों में ना तो कोई हैवी होगा, ना तो कोई लाइट होगा। सिर्फ जो मेन फर्क होगा वो ये होगा कि आयरन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, या आयरन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। तो ये जो 1 किलोग्राम आयरन है इट विल ऑक्यूपाई लेस स्पेस। जो आयरन का 1 किलोग्राम होगा वो इतनी कम स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा कि वो हमारे पाम टॉप के ऊपर भी आसानी से आ सकता है 1 किलोग्राम आयरन के मॉलिक्यूल। बट अगर हम 1 किलोग्राम कॉटन को देखें तो 1 किलोग्राम ऑफ कॉटन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उतने ही सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जितने के 1 किलोग्राम ऑफ आयरन में मौजूद है। बट 1 किलोग्राम ऑफ कॉटन जो है वो ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रूम को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। सो यहाँ पर हमने एग्जांपल्स के अंदर देखा कि मॉलिक्यूल्स की जो मासेस हैं वो सेम हो, बट स्टिल उन दोनों को जो स्पेस रिक्वायर्ड होती है ऑक्यूपाई करने के लिए वो सेम नहीं होती। अगर हम सॉलिड को देखें तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं, जिसकी वजह से उन मॉलिक्यूल्स करीब करीब होने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स कम जगह घेरते हैं, कम स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। जबकि अगर हम गैसेस को देखें तो गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। ऑल्दो अगर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तीनों स्टेट के, बट स्टिल मॉलिक्यूल्स अगर कम जगह घेर रहे हैं, कहीं ज़्यादा जगह घेर रहे हैं, या कहीं लिक्विड की तरह सॉलिड से ज़्यादा और गैसेस से कम स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक न्यू टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज नोन एज डेंसिटी। और डेंसिटी का मतलब होता है कि मास ऑफ द सब्सटेंस ऑक्यूपाइड पर यूनिट वॉल्यूम। कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर किसी भी सब्सटेंस का कितना मास ऑक्यूपाई हो सकता है, इस अमाउंट ऑफ मास को या इस मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। यहीं से अगर हम इसका एसआई यूनिट फॉर्म करें तो एसआई यूनिट इसका मास की जगह आ जाएगा किलोग्राम, और वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है क्यूबिक मीटर। तो डेंसिटी का इस तरह से हमारे पास एसआई यूनिट फॉर्म हो जाएगा किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। क्लियर है यहाँ तक, यूनिट तक? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, क्लियर है। ओके। सो
इसी टॉपिक के अंदर, डेंसिटी के ही टॉपिक के अंदर एक और लास्ट चीज़ देख लेते हैं। अच्छा, पहले जो है भाई, एक एग्जांपल के साथ में कंपैरिजन कर देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो डेंसिटी होती है वाटर की, वो होती है 1000 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। इसी तरह से जो हमारे पास तकरीबन डेंसिटी लेट सपोज गोल्ड की होती है, वो होती है 11,300 समथिंग, और 13,000, लेट सपोज 13,000 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। तो ये मैंने दो सब्सटेंस की डेंसिटी ले ली है, और इन दोनों की जो डेंसिटीज़ हैं उसका मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ कि इस डेंसिटी का 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और 13,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों जो है वो 1 1 मीटर है। ये इसकी लेंथ हो गई 1 मीटर, ये इसकी ब्रेथ हो गई 1 मीटर, और ये इसकी हाइट हो गई 1 मीटर। तो इस तरह का मेरे पास एक एम्प्टी बॉक्स मौजूद है। इस एम्प्टी बॉक्स के अंदर अगर लेट सपोज मैं वाटर फिल कर दूं, सो वाटर फिल करने से 1 किलोग्राम, अगर 1 मीटर क्यूब अगर मेरे पास ये वॉल्यूम हुआ इस बॉक्स का, तो अगर मैं वाटर फिल करूंगा इस बॉक्स के अंदर, तो इस बॉक्स के अंदर वाटर के सिर्फ 1000 किलोग्राम मैं फिल कर सकता हूँ। इस बॉक्स को कंप्लीटली वाटर से फिल करूंगा तो इस बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर का 1000 किलोग्राम आएंगे। जबकि अगर लेट सपोज मैं इसके अंदर गोल्ड को फिल कर देता हूँ इस पूरे क्यूबिक मीटर को, तो इस गोल्ड अगर फिल करूंगा इसके अंदर, तो मेरे पास 13,000 किलोग्राम ऑफ गोल्ड इस क्यूबिक मीटर के अंदर आसानी से ऑक्यूपाई हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, स्पेस तो दोनों को मैंने बराबर प्रोवाइड किए, लिक्विड को भी, वाटर को भी, और इस गोल्ड को भी। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि वाटर जो है वो पूरा बॉक्स फिल कर दिया और उसमें से 1000 किलोग्राम आया, जबकि जब मैंने गोल्ड से फिल किया इस क्यूबिक मीटर को तो इसके ज्यादा किलोग्राम इसके अंदर आ रहे। द रीजन इज सेम, कि डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, और जब टाइटली पैक्ड होंगे तो इस स्पेस के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ सकेंगे। जबकि अगर हम वाटर को देखें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स डेंसिटी कम है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा वाइडली अपार्ट हैं, जिसकी वजह से इस स्पेस के अंदर, इस जगह के अंदर जो है वो कम वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो इस यूनिट क्यूब के अंदर वाटर 1000 किलोग्राम आया सिर्फ, जबकि गोल्ड को अगर हम देखें तो गोल्ड ने 13,000 किलोग्राम गोल्ड इसके अंदर ऑक्यूपाई हो गया इन दिस यूनिट वॉल्यूम। सिमिलरली, अगर हम जर्नली कंपेयर करें डेंसिटीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को, सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस। सो जैसे हमने देखा डेंसिटी के फॉर्मूला के अंदर कि डेंसिटी इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। तो डेंसिटी और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशन दिख रहा होगा कि डेंसिटी और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। अगर किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उस सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। और अगर हम सॉलिड को देखें तो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे टाइटली पैक्ड होते हैं, सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कम स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो सॉलिड की जो यूजुअली डेंसिटीज हैं वो लिक्विड से ज़्यादा होती है। और अगर हम गैसेस को देखें तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइडली अपार्ट होते हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है या जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वी कैन से कि जो डेंसिटीज ऑफ गैसेस हैं वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से कम होती हैं। यहाँ तक क्लियर है बात? हाँ, क्लियर है। ओके। सो एक और लास्ट बात,
कि जिस तरह मैंने यहाँ पे कंपेयर किया कि सॉलिड की डेंसिटीज़ यूजुअली लिक्विड्स और गैसेस से कम होती ज़्यादा होती है और गैसेस की कम होती है डेंसिटी। अगर हम सॉलिड को ही सॉलिड के साथ कंपेयर कर रहे हो, लाइक लिक्विड को लिक्विड के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो तमाम लिक्विड की डेंसिटीज़ भी सेम नहीं होती। दो लिक्विड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो कुछ लिक्विड ऐसे होंगे जिसकी डेंसिटीज कम होंगी, कुछ लिक्विड ऐसे होंगे जिनकी डेंसिटीज ज़्यादा होगी। सो लिक्विड के अंदर भी सब लिक्विड्स की डेंसिटी सेम नहीं होती, बट एक दूसरे से डिफरेंट होती है। इसके अलावा एक और बात कि जो ये जो डेंसिटी है हर सब्सटेंस की, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, कि डेंसिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है वो एक जग ऑफ वाटर है, अगर मेरे पास एक जग है वाटर का, तो उस जग ऑफ वाटर के अंदर चाहे मैं कंप्लीट वाटर की डेंसिटी कैलकुलेट करूं या फिर उस जग के अंदर से मैं एक ग्लास ऑफ वाटर निकाल लूं और उस ग्लास ऑफ वाटर की डेंसिटी कैलकुलेट करूं, तो मेरे पास जो डेंसिटी है वो बिल्कुल सेम आएगी। ज़रूरी नहीं है कि हमें अगर जग के अंदर जो वाटर है उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो मैं उस जग के अंदर मौजूद मौजूद पूरे वाटर की डेंसिटी को कैलकुलेट करूं। अगर उस वाटर में से एक छोटे से अमाउंट ऑफ वाटर को भी मैं ले लूं, उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करूं, तो पूरे जग के अंदर जो वाटर मौजूद होगा उस पूरे जग की डेंसिटी या जग के वाटर की डेंसिटी बिल्कुल सेम आएगी।